हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल चुरू टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको टेक्नोलॉजी की जानकारियां दी जा रही है। उसके साथ ही हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण की। और इस क्लास में आप देखोगे कि जो हिंदी हम पढ़ाएंगे आपको, जो हिंदी की क्लास आपको मिलेगी, वो कक्षा 3 से लेकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स तक के लिए उपयोगी होगी। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास में जुड़ने की कोशिश करें, ताकि आपको घर बैठे ही ऑनलाइन अपने घर पे हिंदी का बेस्ट सिलेबस आपको पूरा मिल सके। किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए बेहद फायदेमंद होगी ये क्लास। तो शुरू करते हैं हम हिंदी व्याकरण। सबसे पहले जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हमारा सबसे पहला प्रश्न यही होना चाहिए कि व्याकरण है क्या। आखिर क्यों पढ़ते हैं हम व्याकरण, क्या जरूरत पड़ती है हमें व्याकरण की। तो व्याकरण क्या है, इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे हम। व्याकरण में क्या किया जाता है, व्याकरण में शब्दों को, वर्णों को, अक्षरों को, वाक्यों को, सबको एक निश्चित क्रम में बांधा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि शब्दों का जो अनुशासन है वही व्याकरण है। तो व्याकरण क्या है, इस प्रश्न का उत्तर होगा शब्द अनुशासन, यानी कि शब्दानुशासन ही व्याकरण है। ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा यहां उठता है कि व्याकरण क्यों पढ़े हम, क्या आवश्यकता है व्याकरण की, व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे देखिए, कोई भी भाषा हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, कोई भी भाषा जब हम पढ़ेंगे उसके साथ व्याकरण पढ़ते हैं। इससे पहले भी आपने सब्जेक्ट पढ़े होंगे, आप ईवीएस पढ़ते हो छोटी क्लासों में, आगे जाकर हम एसएसटी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं। उनमें कहीं व्याकरण नहीं आती, भाषा के साथ व्याकरण की जरूरत होती है। पहली बात तो ये कि व्याकरण की आवश्यकता हमेशा भाषा में होती है। अब भाषा में व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि किसी भी भाषा को हम देखते हैं, एक वाक्य लेते हैं, इंग्लिश का वाक्य ले रही हूं पहले मैं एक, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, ये सेंटेंस है। इसी को हम चेंज कर देते हैं, एक बार देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। ए राम गुड बॉय इज, अब पहला सेंटेंस आपने देखा, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। दूसरे वाला सेंटेंस अक्षर वही है, शब्द वही है, लेकिन इनका अर्थ क्या निकलेगा। ए राम गुड बॉय इज, कोई मीनिंग्स नहीं निकल के आता। तो इस वाक्य को हम गलत कह सकते हैं। पहला वाक्य हमारा सही है, ये सही है, इस बात का हमने निर्धारण कहां से किया, कैसे देखा हमने कि ये वाक्य सही है। इसका पता हमें चला व्याकरण या इंग्लिश की ग्रामर के अध्ययन से। इंग्लिश ग्रामर का जब हमने पढ़ाई की या व्याकरण के नियम को हमने जाना, तभी हमें पता चला कि ऊपर वाला वाक्य सही है, नीचे वाला वाक्य गलत है। तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना अगर हमें सीखना है तो हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। किस लिए आवश्यकता होती है, देखिए कि किसी भी भाषा को, भाषा क्यों लिखा, क्योंकि व्याकरण की आवश्यकता भाषा में ही पड़ती है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, सबसे पहले पढ़ना, फिर उसी भाषा को लिखना और उसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना। पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हमें व्याकरण के नियम पता नहीं होगा, हम नहीं बता सकते कि लिखा हुआ शब्द या वाक्य शुद्ध है या नहीं है, सही है या गलत है। ठीक है, ये हुई दो बातें कि व्याकरण क्या है, व्याकरण हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तीसरी हम बात करेंगे कि व्याकरण में होता क्या क्या है।
व्याकरण का जो सिलेबस है बहुत विस्तारित है, लेकिन व्याकरण को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है, व्याकरण के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं, किन किन चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे। तो बात करते हैं व्याकरण के मुख्य अंग। व्याकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? व्याकरण में मुख्य रूप से 3 भागों का अध्ययन किया जाता है, 3 विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। पहला आता है इसमें आपका वर्ण विचार, वर्ण विचार। दूसरा आता है शब्द विचार, और तीसरा आता है वाक्य विचार। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 ही अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्णों में वर्ण का अध्ययन किया जाता है, शब्द विचार में शब्दों का अध्ययन, जितने भी शब्द आपके हैं, चाहे वो संधि शब्द हो, समास हो, प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, लिंग, विलोम, एकवचन, पर्यायवाची, जो भी शब्द हैं वो शब्द विचार में आ जाते हैं। और वाक्य विचार में वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण विचार की, कि वर्ण क्या है, कितने होते हैं वर्ण। देखिए पहला क्वेश्चन, वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए एक वाक्य हम लेते हैं, इसमें आप खुद ही देखना कि वर्ण क्या होता है। रवि पुस्तक पढ़ता है। एक वाक्य लिया हमने कि रवि पुस्तक पढ़ता है, ये पूरा एक वाक्य हो गया। इस वाक्य के जब हम टुकड़े करेंगे, वाक्य के जब हम खंड करेंगे, तो देखना 1 2 3 4, एक वाक्य के 4 खंड हुए। तो पहला एक टुकड़ा हम इसमें से ले लेते हैं रवि। अब रवि जो टुकड़ा हमने लिया है, पूरे वाक्य में से हमने एक खंड को निकाल लिया, इस खंड को आप शब्द कह सकते हो, शब्द। ठीक है, इस शब्द के टुकड़े करिए, रे और वी 2 है। अब रे स्वतंत्र है, वी स्वतंत्र है, दोनों स्वतंत्र बोले जा सकते हैं, तो इन्हें हम कह सकते हैं अक्षर। अक्षर क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है, इनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम वर्ण पे ध्यान दे रहे हैं कि वर्ण क्या है। अब इसमें से आप एक ले लीजिए, कोई भी अक्षर, रे ले लीजिए या वी ले लीजिए। हमने लिया रे को, तो रे के जब हम टुकड़े करते हैं, आप देखते हो कि रे के अंदर रे हलंते हैं, और रे के साथ हमने ए को बाहर निकाल लिया, ए स्वर की ध्वनि रे में आती है। अब ये बताइए, क्या रे या ए के और टुकड़े किए जा सकते हैं? नहीं, तो इन्हें हम कहेंगे वर्ण। इन्हें कहेंगे वर्ण कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई हम वर्ण को बताते हैं। जैसे किसी भी मकान की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ईंट होती है। किसी भी शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका से उत्तक बनेंगे, उत्तक से अंग, अंग से तंत्र, तंत्र से शरीर का निर्माण। उसी प्रकार सबसे पहले वर्ण, वर्ण से अक्षर, अक्षरों से शब्द, शब्दों से वाक्य, और वाक्य से भाषा निर्माण हो जाता है। अब देखिए आगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, लेकिन कैसे इकाई? अब क्वेश्चन आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है, बता देंगे। लेकिन पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है या मौखिक इकाई कौन सी है, उसके लिए क्या करेंगे? तो देखिए, लिखित इकाई जो है, लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई अगर पूछी जाए तो वर्ण है। वहीं अगर पूछा जाए मौखिक इकाई क्या है, मौखिक इकाई जिसे हम कहते हैं ध्वनि, मौखिक इकाई को ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे कि वर्ण क्या है, ये देख लिया आपने। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों में क्या क्या शामिल है, उसके लिए देखिए वर्ण। हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी भाषा में कुल 44 वर्ण माने जाते हैं। 44 वर्ण, 44 वर्ण है हिंदी भाषा में, जिसमें से स्वर हैं 11 और व्यंजन है 33। 11 स्वर 33 व्यंजन। कैसे? देखिए, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ,
बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये 11 स्वर हैं हिंदी भाषा के। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में एक प्रश्न आया हुआ भी है कि री का जो क्रमांक है वो कौन सा है। इसको हम आखिर में रखते हैं, लेकिन इसका क्रमांक ध्यान रखना, ये 7वें क्रम पे आता है। प्रश्न था कि हिंदी स्वरमाला में री का क्रमांक 7वां। ठीक है। दूसरा बात करें हम व्यंजन की, तो व्यंजन होते हैं अपने 33 क वर्ग, यानी कौन कौन से? क, ख, ग, घ और अंग। च वर्ग, इसके भी वही हो जाएंगे सारे, च, छ, ज, झ। ट वर्ग के 5, ट वर्ग के 5, इसी तरह से त वर्ग के 5, प वर्ग के 5। ये टोटल हो जाएंगे आपके कै से लेकर मैं तक 25, कै से लेकर मैं तक 25, और उसके बाद में य, रे, ले, व 4 हो गए, और श, से और है, ये 4 हो गए। अब स्वर 33, व्यंजन 11, लेकिन इन 11 स्वरों का भी डिवाइडेशन किया गया है। कैसे देखना कि 11 में से जो 4 स्वर हैं ए, ई, उ और री, ए, ई, उ, री, इनका उत्पत्ति जो है वो प्राचीन मानी गई है। मूल स्वर इन्हें कहा जाता है, इन्हें कहते हैं मूल स्वर, यानी संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, और जब भाषा निर्माण हुआ तो शुरुआत से ही ये शब्द उसमें शामिल थे। मूल स्वर इन्हें कहा जाता है। इसके बाद के जो स्वर बने 7 और बच गए, वो 7 कैसे बने उनकी बात करते हैं अभी।